नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती हैं 9 PM पे। तो हमारे चैनल से जुड़कर सारे लोग जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे लगभग 3-3.5 हज़ार एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज तैयार हो चुकी हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ डाटा का प्रयोग कर यूट्यूब के माध्यम से आप सारे ही क्लासेस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म भारत में ट्रेड यूनियनों के कमज़ोर होने के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वैश्वीकरण तथा संगठनात्मक नेटवर्क। बी ऑप्शन है बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र तथा घटती हुई वर्ग चेतना। सी ऑप्शन है बढ़ा हुआ भागीदार प्रबंधन तथा सामूहिक मोल तोल। डी ऑप्शन है बढ़े हुए कल्याण प्रावधान तथा श्रमिक कानून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भारत में ट्रेड यूनियनों के कमज़ोर होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र तथा घटती हुई वर्ग चेतना जो है भारत में ट्रेड यूनियनों के कमज़ोर होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि। बी ऑप्शन है सेक्स अनुपात। सी ऑप्शन है समुचित आर्थिक कार्यक्रम। डी ऑप्शन है आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो क्षेत्रीय असमानता है उसके लिए क्या उत्तरदायी माना जाता है, आर्थिक विकास को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कृषि में सामान्य उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे। ये जो एक कार्ल मार्क्स के जो समाज के विकास में जो उन्होंने चरण बताया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है जजमानी संबंध। बी ऑप्शन है राजा नौकर संबंध। सी ऑप्शन है मालिक नौकर संबंध। डी ऑप्शन है संरक्षक ग्राहक संबंध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जो कृषि में सामान्य उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार से के कृषि संबंध थे, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संरक्षक और ग्राहक संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, वॉर क्रिमिनल्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सी लेम्ब्रोसो, ये सीजर लेम्ब्रोसो हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन है E. S. सदरलैंड। सी ऑप्शन है दुर्खीम इमैनुएल। डी ऑप्शन है जी टोडे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है, यह कॉन्सेप्ट दिया है सीजर लेम्ब्रोसो महोदय ने। इन्होंने बताया है कि जो अपराधी होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात अपराधी होते हैं। तो इन्होंने जन्मजात अपराधी के कुछ पहचान बताई थी और उस पहचान के आधार पर इन्होंने बताया था कि जो अपराधी होते हैं वो होते हैं जन्मजात। और ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है और इन्होंने पहचान के माध्यम से, शारीरिक बनावट के माध्यम से उन्होंने जो है अपराधी घोषित किया था एक रिसर्च के माध्यम से। लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ही पूर्णतया सत्य नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। सीजर लेम्ब्रोसो जो है इन्होंने बताया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विशेष रूप से 1970 के दशक में प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लुई अल्थ्यूजर। बी ऑप्शन है जे डरीडा। सी ऑप्शन है जे हैबरमास। डी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 1970 के दशक में जो प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवादी का संरचना का रूप मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। लुई अल्थ्यूजर महोदय ने यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से किसने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिसका भौतिक आधार होता है श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच में परस्पर निर्भरता और एकता पैदा
करते हैं या स्थापित करते हैं कि उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती है। तो यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है एस्टर बोजरप का, सी ऑप्शन है हेडी हार्टमान का, बी ऑप्शन है सैड्रा हार्डिंग का, डी ऑप्शन है नैन्सी हार्ट स्टॉक का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेडी हार्टमान। ठीक है, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो पितृसत्तात्मक पुरुषों के बीच जो सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है पितृसत्ता को, कि जिसका भौतिक आधार क्या होता है, श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच परस्पर निर्भरता व एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं, और जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेडी हार्टमान का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैक्स डरीडा ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लोगों की भाषा का विखंडन, बी ऑप्शन है लोगो सेंट्रिज्म का विखंडन, सी ऑप्शन है उस संरचना का विखंडन जो लोगों को बाध्य करती है, डी ऑप्शन है गुलाब थिएटर का विखंडन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, जो जैक्स डरीडा महोदय हैं, इन्होंने लोगो सेंट्रिज्म के विखंडन पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, जैक्स डरीडा ने लोगो सेंट्रिज्म के विखंडन पर ध्यान केंद्रित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने वैश्वीकरण के विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है दी नैयर, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है वाई सिंह, डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। एंथनी गिडेंस महोदय ने यह बताया है कि जो वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पे होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रहे प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कथन और कारण वाले क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को क्या कहा जाता है? आर। तो कहा गया है और इसे कूट में जो है आपको बताना है। तो अभिकथन ए है कि भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये क्या है? करेक्ट है। ए और कारण आर क्या है? दिया गया है भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, और ये जो है तकनीकी कारण से जो है मानव शक्ति में रोजगार बढ़ी हुई है, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ए सही तथा आर गलत है, बी ऑप्शन है ए गलत तथा आर सही है, सी ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अभी कथन है कि भारत में तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है, ये करेक्ट है। और कारण क्या दिया गया है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। तो जो भारत की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है, यह जो है भारत जो है रोजगार से संबंधित नहीं है, इसीलिए जो है भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, सी ऑप्शन है ए.के. शरण, ये शरण भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, शरण ही है ये, डी ऑप्शन है एस.सी. दुबे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन
औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रबंध से संबंधी समूहों में सामाजिक प्रयोजनों का प्रभुत्व। बी ऑप्शन है निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व। सी ऑप्शन है सफाई कर्मचारियों के रूप में सामाजिक रूप से सुविधा वंचित लोगों का प्रभुत्व। और डी ऑप्शन है स्वागती पदों का प्रभुत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो अभिकथन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के बिंब का सूचक नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है, बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व। इनका क्या काम है? ठीक है, तो ये जो है इसका सूचक नहीं है। ठीक है, निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व जमाना जो है सामाजिक औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किनके सुधार के लिए होता है? चार ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है वयस्क अपराधी, बी ऑप्शन है अभ्यस्त अपराधी, सी ऑप्शन है किशोर अपराधी, डी ऑप्शन है कठोर अपराधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम होते हैं ये किसके अपराध के लिए होते हैं? किशोर अपराधी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये सी ऑप्शन। ठीक है, किशोर अपराधी जो है बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम के सुधार के लिए बने होते हैं, किशोर अपराधियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, बी ऑप्शन है पीटर बर्जर, सी ऑप्शन है एच गारफिंकल, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टडीज इन मेथोडोलॉजी नामक बुक किसने लिखा है? एच गारफिंकल महोदय ने। ठीक है, तो स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक किसने लिखा है? एच गारफिंकल महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक, ये दार्शनिक है ठीक है, कार्य और उनके परिवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं के और ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्ज, बी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, डी ऑप्शन है टी बर्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि जो इन्होंने जो है मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परिवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं और ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल अल्थ्यूजर। ठीक है, एल अल्थ्यूजर महोदय क्या है? नो मार्क्स वादी। ठीक है, और जे अलेक्जेंडर नो प्रकारवादी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? जैक डरीडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों पर बाध्य करता, ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों का बाध्य नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैक डरीडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? तो ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है। ठीक है, यह यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ की आवश्यक पूर्व शर्त के सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एफ जी बेली, बी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, सी ऑप्शन है वाई सिंह, डी ऑप्शन है एम एन रॉय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? लुई ड्यूमा महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? ए ऑप्शन है महिलाओं की भागीदारी, सी बी ऑप्शन है अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है युवाओं की भागीदारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से वह कौन सी प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है? तो महिलाओं की भागीदारी तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भागीदारी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए ऑप्शन है आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, बी ऑप्शन है महामारियों पर नियंत्रण, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, डी ऑप्शन है गिरती हुई जन्म दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है क्या? गिरती हुई जन्म दर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखता है का नाम है? क्या कहा जाता है उसे? जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखता है। ए ऑप्शन है संपूर्ण विकास ग्रामीण रोजगार योजना, बी ऑप्शन है अंत्योदय योजना, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी योजना आवास योजना, डी ऑप्शन है समुदाय विकास कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखता है जो उसे कहा जाता है समुदाय विकास कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ग्रामीण निर्धनता, बी ऑप्शन है दूसरा है नगरीय अवसंरचनात्मक विकास, तीसरा है मानसूनी वर्षा का ना होना, डी ऑप्शन है नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। इसे जो है आपको कोट में भरना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको चूज करना है कि ऐसा कौन सा कारक है जो ग्रामीण से नगरीय प्रवास में क्या करता है? योगदान देता है। तो इसका हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता, जिसके कारण जो है नगरीय प्रवास ग्राम से नगर की ओर प्रवासन होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा ये मानसूनी वर्षा का होना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ग्रामीण निर्धनता और मानसूनी वर्षा का न होना जो है ग्रामीण से नगरीय प्रवासन में योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है बिजनेसमैन, बी ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, सी ऑप्शन है कार्यालय क्लर्क, डी ऑप्शन है स्कूल टीचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन में जो है सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो पूछा जाता है, किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल्स ऑफ मॉरलिटी लिखी? ए ऑप्शन है गिलाई है ये, बी ऑप्शन है थॉमसन वारेन, सी ऑप्शन है जॉन ग्रांट, डी ऑप्शन है नाइट स्टाइन फ्रैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जॉन ग्रांट महोदय ने यह बुक लिखा हुआ है। और गाइज हमारे चैनल पे जो है बुक्स और ऑथर से रिलेटेड एक सीरीज बनाई गई है, उससे रिलेटेड 2-3 सीरीजें हैं और आप लोग वहाँ से आप जो है बुक्स और लेखक के नाम अच्छे से रिवीजन आप कर सकते हैं। तो आप चैनल पे जो है सर्च करिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है? किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए है जे डरीडा, बी ऑप्शन एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है
LL थ्यूजेट, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो हमने सीरीज में कई बार इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जे हैबरमास। ठीक है, जे हैबरमास ने जो है आधुनिकता को क्या बताया है, एक अपूर्ण परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव किसके कारणवश है। ए ऑप्शन है उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, बी ऑप्शन है परिवार से अलगाववाद के कारण, सी ऑप्शन है मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, डी ऑप्शन है समाज से अलगाववाद के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है, जो कामगार का अलगाव किस कारणवश माना जाता है, उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एंथनी गिडिन्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में किसको प्राथमिकता किसको दी गई है। ए ऑप्शन है संरचना, बी ऑप्शन है एजेंसी, सी ऑप्शन है संरचना एवं एजेंसी दोनों, डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, संरचना एजेंसी मतलब कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एंथनी गिडिन्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता नहीं दी गई है किसे, दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ से लाया गया। ए ऑप्शन है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी ऑप्शन है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, सी ऑप्शन है जकार्ता शिखर सम्मेलन, डी ऑप्शन है तेहरान शिखर सम्मेलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ दिया गया है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये कब आयोजित हुआ था, 1992 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर आपको मिलता रहेगा आस पड़ोस द्वारा, तो आप जो है इसे इग्नोर करके आप सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर और रिवीजन पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एकीकरण के साथ असंख्य आदिवासी समूह, बी ऑप्शन है पड़ोसी देशों में आप्रवास, सी ऑप्शन है विकास की कमी तथा असुरक्षा, डी ऑप्शन है साक्षरता तथा अज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 कोड दिया गया है, तो इसमें जो है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है। तो पड़ोसी देशों से में जो आप्रवासन है और विकास की कमी तथा असुरक्षा की जो भावना है, यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नस्लीय संघर्षों को योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, भारत 28 है ये क्वेश्चन नंबर, वो 27 था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी, एक मिनट, फिर 28 पे आते हैं हम। भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ए ऑप्शन है लिंग भूमिका रुधिकरण और पारंपरिक भूमिका, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, डी ऑप्शन है लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। तो भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, इसे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में जो महिला कामगारों का पलायन है, यह जो है घटते स्त्रीलिंग अनुपात का कारण नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हम 4 देखते हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर के श्रीनिवासन, बी ऑप्शन है डॉक्टर कर्ण सिंह, सी ऑप्शन है डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डी ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति की अध्यक्षता तैयार की गई थी। ठीक है, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन
इनके बारे में तो आप सब सारे लोग जानते ही होंगे। ये किसके जनक माने जाते हैं? ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, 1967 से हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, कर्ण सिंह क्वेश्चन नंबर 29 का, और डी आपका जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन्स ऑफ द सॉइल शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है मायरोन वेनर, बी ऑप्शन है डीजे बोग, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, और डी ऑप्शन है ए चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सन्स ऑफ द सॉइल शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मायरोन वेनर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो अर्थात बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, सी ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, बी ऑप्शन है एच गारफिंकल, डी ऑप्शन है लकमैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एच गारफिंकल महोदय ने जो है समाजशास्त्र के उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की है जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 का है कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मैंने कई बार अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस में सीरीज में यह क्वेश्चन इंक्लूड किया है और कई बार रिवीजन हो चुका है इसका। तो आप लोग बताएं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है जुर्गेन हैबरमास, सी ऑप्शन है जैक्स डरीडा, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, डी ऑप्शन है माइकल फुको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी नामक बुक लिखा गया है एंथनी गिडेंस महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, बी ऑप्शन है लुई डिमो, सी ऑप्शन है लुइस विल, डी ऑप्शन है ए.आर. देसाई। तो इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑस्कर लेविस महोदय का यह स्टेटमेंट है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण क्या माना जाता है? जर जोरू और जमीन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने की स्वतंत्र ना हो तो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है न्यायिक विच्छेद, सी ऑप्शन है परित्याग, बी ऑप्शन है तलाक, डी ऑप्शन है दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक विच्छेद। ठीक है, जब वो दंपति जो है कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहते हैं बट लेकिन वो दोनों जो है पुनर्विवाह जो है नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भारतीय गाँवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति का प्रभाव, बी ऑप्शन है जजमानी प्रथा का समाप्त होना, सी ऑप्शन है शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से सद्व्यवहार, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त करेक्ट यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गाँव ने अपनी आत्मनिर्भरता जो है हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना और शहरी के बाहरी हिस्सों में रहने वालों से सद्व्यवहार, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से कुछ अधिक है? ए ऑप्शन है पीटर बर्जर, सी ऑप्शन है लकमैन, बी ऑप्शन है एल्फ्रेड शुट्स, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। पीटर बर्जर महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो धर्म का सामाजिक सत्य नामक पुस्तक में कि
समाजशास्त्री को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से कुछ अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ये तर्क किसका है? पीटर बर्जर महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, बी ऑप्शन है दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकी दर, सी ऑप्शन है दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना, डी ऑप्शन है दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जनसंख्या सूची स्तंभ में पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते क्या है? दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से किसने हर्शल की घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्स, बी ऑप्शन है पीटर बर्जर, सी ऑप्शन है लकमैन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किसने किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अल्फ्रेड शुट्स महोदय। ठीक है, अल्फ्रेड शुट्स महोदय ने जो एडमंड हर्शल महोदय थे, इनकी घटना विज्ञान को जो है आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत करके उनके काम को आगे बढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का एक करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है आर्थिक असमताएं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा मानी जाती है? ए और बी दोनों ही। ठीक है, श्रेणीबद्ध जो सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में है और जो आर्थिक असमानताएं हैं, ये दोनों ही स्थितियां जो है भारत के में राष्ट्र निर्माण के पथ पे बाधा मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बी ऑप्शन है कास्ट क्लास एंड पावर, सी ऑप्शन है विलेज इंडिया, डी ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल जो है, यह पुस्तक जो है प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण यह कैसी पुस्तक मानी जाती है? एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह बुक किसने लिखी है? यह बुक लिखी गई है योगेंद्र सिंह जी द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए के शरण, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन है डी पी मुखर्जी, डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि किसने कहा है कि भारतीय समाज में जो परिवर्तन का अध्ययन है, इसका गहन अध्ययन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? परंपराओं के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभुजात की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, संस्कृतिकरण और प्रभुजात की अवधारणा किसने दी है? यह अवधारणा दिया गया है श्रीनिवास द्वारा। ठीक है, एम एन श्रीनिवास द्वारा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है संस्कृत के रीति रिवाजों
के कारकों की उपेक्षा करना। बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। सी ऑप्शन है संस्कृत के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। डी ऑप्शन क्या है, परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है विधि के अनुसार तुरंत जमानत दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन है सुनवाई में तेजी लाई जाए। सी ऑप्शन है परिवीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। डी ऑप्शन है जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना, ठीक है, यह जो है प्रासंगिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच अंतर। बी ऑप्शन है व्यवसाय का नारीवादीकरण। सी ऑप्शन है यौनात्मकता। डी ऑप्शन है भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एथनिक प्लूरालिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आर एस सेमर हॉर्न। बी ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास। सी ऑप्शन है रॉबर्ट विलिस्टीड। डी ऑप्शन है ए आर देसाई। तो एथनिक प्लूरालिटी इन इंडिया बुक लिखा गया किसके द्वारा, आर सेमर हॉर्न द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हमने जो है बुक और ऑथर से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग उसे जो है ज़रूर रिवाइज करने के लिए आप चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्मुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नव मार्क्सवादी सिद्धांत। बी ऑप्शन है उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत। सी ऑप्शन है पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत। डी ऑप्शन है मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्विमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहा जाता है, नव मार्क्सवादी सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 46 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। किसने निजात केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है डब्ल्यू समनर। बी ऑप्शन है जे अर्डेनो। सी ऑप्शन है मैक्स वेबर। डी ऑप्शन है एमेनुअल वाटरस्टीन। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, किसने निजात केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू समनर। ठीक है, इन्होंने निजात केंद्रिता कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू अपना जो है रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही लेट में होते हैं। एक बार फॉर्म निकलता है तो 4-5 साल बाद उसका एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से हमारा एज जो है बढ़ते जाता है, और हम ऐसी परिस्थितियों में जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हम न इधर के होते हैं न उधर के। तो इसलिए अब फॉर्म निकला था कब का, और अब जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप अपनी जो है तैयारी करके आप उसमें सिलेक्शन के लिए आप अपना प्रयास करें। और अगर हम लगातार मेहनत करते जाते हैं तो हम सफल ज़रूर होते हैं। और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर लगभग 3-3.5 हज़ार MCQ में प्रैक्टिस सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोग उसे रिवीजन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
सिर्फ डाटा का प्रयोग करके। ऐसे ही हमने NTA नेट JRF का एग्ज़ाम के लिए मैंने जो है फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने अपना फर्स्ट पेपर तैयार किया था। तो वैसे ही आप लोग जो है यूट्यूब को अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है, और आप जो है इसके माध्यम से आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर सबसे टॉप पर बैठ सकते हैं। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, और साथ ही जो आपको जो यह यूट्यूब का माध्यम मिला है पढ़ाई करने का, ये जो आपका ज़रिया मिला है, उसका आप भरपूर उपयोग करें। तो हम साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।